हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आपका ओपन दी यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका इकॉनमी पार्ट, क्लासरूम स्टडी मटेरियल। इकॉनमी का मतलब होता है यहाँ पर, इकॉनमी वास्तव में एक बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन किसी कंट्री को जब इसको ऐड ऑन करके किया जाता है, किसी क्षेत्र को, एरिया को, तब वो इकॉनमी वास्तव में आप पढ़ सकते हैं। इकॉनमी के नाम पे आप किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते। वैसे कहा जाए तो इसमें इंडियन इकॉनमी होगी, आपकी जो इंडियन पॉलिसीज़ होंगी, मेनली इंडियन इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा। और अब आ जाता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे समझिए कि किसी एक परिवार में, किसी एक फैमिली की अर्निंग आपकी 100 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि 100 रुपीज़ कोई एक ही व्यक्ति कमा रहा हो और बाकी सब खाने वाले हो, मतलब बाकी सब उस पर इंडिपेंडेंट हो, जब वो डिसाइड करेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन एक फैमिली एक ऐसी भी हो सकती है जिसमें 5 लोग हैं और 5 लोग 20-20 रुपये करके कमाते हो, 100 रुपये हों। तो वास्तव में यहाँ पे डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ये ग्रोथ है। ये डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे क्वांटिटी के साथ साथ आपकी क्वालिटी पे भी वर्क हो। इसके अंतर्गत आपके टोटल आपके 4 आपके फुल फ्लैश टॉपिक्स होंगे। पहला आपका टॉपिक आ रहा है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया, वाई एन न्यूज़। कुल मिला के आप बात समझिए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है जो आपकी मार्केट वैल्यू में, जब आप जीवीए को कैलकुलेट करते हैं तब आप क्या होता है आपका, उसको कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी जब जीवीए क्या होता है, जीडीपी जीवीए होता है जो आपका प्राइस में, जो आपका जो वैल्यूशन होता है स्टेप बाय स्टेप, जब उसको ऐड ऑन किया जाता है तो उसको जीवीए कहा जाता है। कुल ऐसे समझिए कि आपके पास एक चाय की पत्ती है, ठीक है। चाय की पत्ती कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। 1 मिनट। आपके पास क्या, एक चाय की पत्ती है, वो क्या है? 20 रुपए की है। 20 रुपए के बाद 2 रुपए की उसकी पैकेजिंग है, 2 रुपए की इसके अंदर गैसेस भर दी, 2 रुपए उसका और अच्छे से माल ढुलाई लग दी। इस प्रकार से इसके पास कितना होगा? 26 रुपये। तो ये जो वैल्यूशन हो रहा है ना, जो वैल्यूशन हो रहा है, इसी को बोला जा रहा है जीवी, मतलब स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि इसके बाद फिर इसमें जो टैक्सेस होते हैं उसको ऐड ऑन किया जाता है, सब्सिडी को घटाया जाता है, और फिर उसके बाद निकलती है आपकी मार्केट वैल्यू पे, जो आपकी जीवीए होता है, आपकी जीडीपी। जीडीपी हमेशा मार्केट वैल्यू में देखी जाती है, ठीक है। इन इंडिया ने भी रिकॉर्ड किया है कि भाई 2023-24 में, 2023-24 में आपके अप्रैल जून की जो पीरियड है उसकी ग्रोथ रेट 7.8% है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट जीडीपी कैलकुलेशन इंडिया। देखो, 2 प्रकार की जीडीपी देखी जाती है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। कुछ ऐसा समझिए कि एक बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है कि हर बार उसके इस बार 90% मार्क्स आए, तो उसके पापा ने कहा बेटा तुम्हारे लास्ट टाइम तो बताओ तुम्हें 95% थे, अब 90% हो गए। तो वास्तव में जो जो उन्होंने किसी ईयर को रेफरेंस बनाया उसको बोला जाता है रियल, और जो आपका प्रेजेंट है उसको बोला जाता है नॉमिनल, ठीक है। जो इसी प्रकार से हम लोग जो रियल है उसको हम लोग डिसाइड कर लिया कि 2011-12 में जो आपके कांस्टेंट प्राइसेस रहे थे उनको हम लोग रियल मानेंगे, और उसके रेफरेंस में जो प्रेजेंट टाइम पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, उसको मानेंगे अ, मतलब नॉमिनल। यहाँ पे एक आ जाता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर समझिए कि एक आपकी पानी की बोतल थी, पानी की बोतल एक आपकी 2011-12 में आपकी 10 रुपए की थी, ठीक है। लेकिन आज ये पानी की बोतल 20 रुपए की, कहा जाए तो 20/10 करीबन 2। जो जीडीपी डिफ्लेटर बता रहा है 2, मतलब यहाँ पे क्या है कि कीमत तो आपकी बढ़ गई लेकिन चीज़ नहीं बढ़ी। बोतल एक ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितनी आप कल कर रहे थे उतनी है, बशर्ते आपने उसकी प्राइस उसको बढ़ा दिया। इस प्रकार से महंगाई तो बढ़ गई, इन्फ्लेशन तो बढ़ा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर क्वांटिटी भी बढ़ गई है। फिर आ जाता है आपका जीडीपी कैलकुलेटर अप्रोच, कैलकुलेशन अप्रोच। कोई भी प्रकार की जीडीपी पता करना हो तो कैसे पता करोगे? पहला तरीका होता है प्रोडक्शन अप्रोच, जिसमें वैल्यू एडिड की बात की जाती है, जैसे मैंने आपको चाय की पत्ती बताई थी, ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है। दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करूँ तो इनकम क्या है कि हम लोग हर किसी की इनकम पता कर लें और फिर हम इन सबको जोड़ रहे हैं, वही हमारे लिए जीडीपी हो जाएगी। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग इन सब के खर्चे जहाँ पे हो रहे हैं उन सबको जोड़ लें, वो भी हमारी जीडीपी हो जाएगी वहाँ से। लेकिन दिक्कत हो जाती है कि इन दोनों में कभी कभी अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि ये डेटा कहाँ से लिया जा रहा है, ये डेटा कहाँ से लिया जा रहा है? एक दो लोग नहीं है, 1.4 करोड़ की जनता यहाँ पे रह रहे, 1.4 बिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतना बड़ा जो डेटा होता है इसको कवर अप कर पाना चैलेंज वाला होता है, जो डेटा के फ्लक्चुएशन के कारण ये सब चीज़ें आती हैं। फिर क्या होता है, एक इसको जीडीपी को जो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी सीरीज लाई गई थी, जिस ये जो लेके आया था उस समय सीएसओ ऑफिस कहा जाता था, अब इसको एनएसओ कहा जाता है। एनएसओ बना है सीएसओ प्लस एसएसएसओ से।
इसको बोला जाता है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये आपके जितना भी आपका डिटेल्स होता है उसके बारे में क्या कहता है, बताता है। इसी ने आपका बेस ईयर है 2011-12 किया है। इसने बेस ईयर को रिवाइज उस टाइम पे किया जाता है, ऐसा साल जिसमें फ्लक्चुएशन कम हो, जो कि आपकी ट्रू पिक्चर को क्या कर सकता हो, बयां कर सकता हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जो भी आपकी नई सीरीज़ है, जो आपकी सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 है, उसी की गाइडलाइन पे क्या करती है, काम करती है। जीडीपी फिर भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती किसी जगह कैलकुलेट करने के लिए। उसका मेन दिक्कत ये होता है, पहली बात समझिए कि जीडीपी, जैसे आपने किसी भी देश ने 100 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये कमा रहा है, सपोज किसी देश की जीडीपी 100 रुपये मान लो, वो ये नहीं पता कि भाई ये 100 रुपये यहाँ कहाँ से रहे हैं। मतलब हो सकता है क्राइम हो रहा हो, आपका पॉल्यूशन, आपने एक इंडस्ट्री लगा दी, जैसे चाइना है, उसके पास जीडीपी बहुत है लेकिन वो पॉल्यूशन बहुत फैला रही है। तो आपने जीडीपी तो दिख गई, लेकिन जीडीपी का जो हिडन, जो एक्सटर्नल पार्ट था, एक्सटर्नलिटीज़ थी, वो आप नहीं देख पाए। फिर आ जाता है आपका, दूसरी बात है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट। आपने क्वालिटी के ऊपर कोई बात नहीं की। 100 रुपये तो कमा रहे हैं, पर 100 रुपये क्या वो वास्तव में सब कोई कमा रहा है, क्या केवल अंबानी जी कमा पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो 100 रुपये कमाए जा रहे हैं वो आपके एक्यूरेट, मतलब बराबर बराबर लोगों को रुपए बांटा जा रहा है, नहीं बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, डिस्कशन होता है। यहाँ पर आपके और भी चीज़ें होती हैं। नॉन इंक्लूजन होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हेल्थ में काम कर रहे होते हैं, घर में सेवा कर रहे होते हैं, उनको हम लोग जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। जैसे आपकी मदर, वो दिन भर मेहनत करती है लेकिन वो जीडीपी में शामिल नहीं हो होती। यदि चैलेंजेस देखा जाए जो आपके जीडीपी में, तो जीडीपी कैलकुलेशन जो चैलेंजेस हैं कि आज भी आपके पास आउटडेटेड डेटा है। डेटा आपके सामने अच्छा होना चाहिए। आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, उनको हमें शामिल करना होगा। एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, आपका जो वर्क है उनको आपने जो बाहर रखा हुआ है, हाउस होल्ड्स को, महिलाओं को, उनको क्या करना होगा, शामिल करना होगा। तो इस प्रकार से अपने जीडीपी के बारे में छोटी सी ग्लिम्स ली। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो अभी बताया गया कि भाई देखो, एक डिस्कशन पेपर निकाला गया, डिस्कशन पेपर निकाला है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कहा देखो भाई, जो बहुत सारे लोग जो अभी तक गरीबी की बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उस पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को बोला गया है। ये जो आपके करीबन आपके 11.23 आपके क्या हुए हैं, घट के इतने हो गए हैं, जो पहले आपके 29, मतलब 30% से घट के अब 12% हो गए हैं, कुछ ऐसा समझिएगा। और इसमें से क्या है, इसमें से करीबन आपके 24 हैं, जो आपके करीब 25 करोड़ लोग आपके पॉवर्टी लाइन में 9 सालों में आए हैं। जो जिसमें से साथ ही साथ जो पॉवर्टी की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि गरीब का मतलब क्या होता है, जिसके पास खाने को खाना ना हो सकता है कि उसके पास खाने को खाना भी ना हो, रहने के लिए जगह भी ना हो, उसके पास अच्छी शिक्षा भी ना हो, अच्छा स्वास्थ्य भी ना हो। तो जो इंटेंसिटी होती है, जो पॉवर्टी, ये पॉवर्टी क्या हो रही है, इंटेंसिटी है पॉवर्टी की, ये क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, और प्लस उन्होंने बोला कि किस प्रकार से जो 2005 से 15 के बीच में जितने लोग आए थे, उससे ज़्यादा तेज़ी से लोग 2015 से 19 के बीच में आए। जो पॉवर्टी लाइन से उनको हटाया गया, यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। साथ ही साथ पर उन्होंने इस चीज़ को बोला कि अभी भी जो खाने बनाने वाला जो ईंधन है, जिसको कुकिंग फ्यूल कहते हैं, और जो हाउसिंग होती है, आवास, इन दोनों का आज भी सबसे ज़्यादा डिप्राइवेशन है। फिर आ जाता है आपका अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये आपका 2021 में जो आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। इसके लिए नीति आयोग नोडल एजेंसी है। ये वास्तव में परफॉर्म करती है, पूरे परफॉर्मेंस इस चीज़ को देखती है। ये जिस मेथोलॉजी पे काम करती है, वो मेथोलॉजी है आपकी अल्कीरे फॉस्टर मेथोलॉजी। इसमें से क्या होता है, ये बताती है कि ये डुअल कट ऑफ बताती है किस प्रकार से आपकी जो आपकी पॉवर्टी है, या आपकी ये पॉवर्टी, इसमें से दिखती है आपकी ये इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, और ये आपकी चीज़ दिखाती है ओवरलैप। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात समझिए कि एक पॉइंट होता है कि एक संख्या होनी गरीबों की, कि हो सकता है कि एक आदमी हो, वो आपके केवल 2 चीज़ों से गरीब है, उसके पास हेल्थ नहीं है अच्छी, उसके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है। एक आदमी इसलिए भी गरीब है क्योंकि उसके पास खाने के लिए अच्छा फूड नहीं है, और उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, और प्लस उसके पास हेल्थ भी नहीं है और एजुकेशन भी। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हैं दोनों गरीब, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी क्या जाता है। तो इस प्रकार से दोनों कैटेगरी में क्या करती है, ये मैटर्स को पता करता है। जो आपकी सब इंडिस आपके जो नेशनल, जो आपके मल्टीपल
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। जो आपके इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में यदि मैं बात करूं तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो कुल मिला के बता दिया, एक आपके ये चीज़ बताती है कि आपके जो टोटल पॉपुलेशन से कितने लोग आपके क्या हैं, गरीब हैं। जैसे समझिए कि जैसे आपने हेड काउंट लगा दिया, इसके नीचे पाए जाने वाले सब लोग गरीब होंगे। करीबन 4 लोग ऐसे हैं जो सबसे कम कमाते हैं 10 लोगों में से। तो 4/10 किया तो इस प्रकार से आ जाएगा 2, 5 करीबन 40% लोग आज भी क्या हैं, गरीब है। इस प्रकार से यहाँ पे हेड काउंट रेशियो में आ गया। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बताया जाए, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी वही है कि जो जितने भी आपके लोग गरीब हैं उनके जो वेटेज से मल्टीप्लाई करके जो टोटल पॉपुलेशन से जो गरीबी देखी जाएगी उससे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी नज़र आएगी। इसके कई सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके हेल्थ के बारे में बात करूँ, जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में ये याद रखिए जो बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए वो आपका 18.5 से ज़्यादा होना चाहिए। बॉडी मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मेन के लिए होता है वो 15 से 54 और आपके वुमेन के लिए आपके 15 से 49 15 to 49 के बीच में लिया जाता है। तो जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो आपका 18.5 kg/m²। यहाँ पे कुल मिला के बात इसमें देखी जाती है किस प्रकार से उनका हाइट और वेट का रेशियो देखा जाता है। उसी प्रकार से आपकी एजुकेशन के बारे में बात होती है कि उसने 6 साल के 6 ईयर्स की उसने स्कूलिंग कवर किया नहीं की, या फिर जो वो क्लास 8 में होना चाहिए वो आज भी एक दिन की भी स्कूल नहीं ले पाया। ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस, इलेक्ट्रिसिटी से सैनिटेशन में ऐसा तो नहीं कि फैमिली के कुछ लोग साफ़ सुथरे रहते हैं कुछ लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती है। कुल मिला के 12 चीज़ें शामिल होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो पर कैपिटा इनकम हो गई, लिटरेसी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ये आपके एमपीआई में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके एमपीआई होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक अच्छा पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है। यूएनडीपी क्या करता है, ये नेशनल जो ग्लोबल लेवल पे जो जारी करता है, ये आपका क्या करता है, करीबन इसने बताया कि आज भी हर 6 लोगों में से एक आदमी क्या है जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार है। तो हर 6 में से तो 1.1 लोग आज भी क्या हैं, 6.6 बिलियन लोगों में से क्या है आज भी इस जगह शामिल है। फिर आ जाता है आपका डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसने बताया से पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला कि किस प्रकार से जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जैसे सोचो कि कोई व्यक्ति बिस्किट खरीदने जाता है, उसका टैक्स देता है, उस टैक्स में उसने 2 रुपये दिए, ये 2 रुपये कलेक्ट होकर एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार होता है और ये इस कॉर्पस को खर्च किया जाता है एक वेलफेयर स्कीम्स में। वेलफेयर स्कीम्स में यदि देखो कि भ्रष्टाचारी हो गई तो उसका ये पैसा देना बेकार हो गया ना। इस प्रकार से यदि मैंने इसको सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया तो बनी बात इसका पैसा देना सही रहा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि किस प्रकार से हमने 2.73 लाख करोड़ रुपीस हमने क्या किए, टैक्स पेयर्स के बचाए हैं। कैसे बचाए हैं, डीबीटी का मतलब क्या होता है, डीबीटी का मतलब होता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और जो आपका लीकेज होता है उसको क्या करना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। 2023 के बाद से इसको लगातार लागू किया गया। 2024 से जो नोडल एजेंसीज हैं इसके लिए जो आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एनपीजी, इसके लिए क्या करते हैं, इसको आधार बनाते हैं। इसके लिए इन्होंने बोला है कि जो आधार है जिसको जो 12 नंबर का होता है, आधार प्रायोरिटी है पर आधार कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो आधार नो डाउट आपको यूनिक आइडेंटिटी देता है, लेकिन हमें और भी चीज़ें हैं उनको भी शामिल करना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिसके पास आधार ना हो सिर्फ इस कारण वो क्या होगा, व्यक्ति बाहर हो जाए। यहाँ पे स्कीम्स अंडर डीबीटी कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं। जैसे डीबीटी का मतलब केवल पैसा पहुँचाना नहीं होता है, डीबीटी का मतलब यदि पैसा पहुँचाना है तो नो डाउट कोई व्यक्ति मनरेगा में काम कर रहा है, उसने मजदूरी की और उसको पैसा पहुँचा देना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, इन काइंड ट्रांसफ़र भी होता है, जैसे कि आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसी राशन कार्ड के पास दुकान है, वो आपका जो ग्रेन्स होते हैं, जो आपके पल्स होते हैं, वो सब आपको दे सकता है, जो गेहूँ चावल ये सब चीज़ें। अदर ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, अदर ट्रांसफ़र जैसे कि आपकी आंगनबाड़ी आशा ये सब काम कर रही हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग आपको सीधे क्या देंगे, आपको कुछ आपका जो नहीं था प्रोत्साहन राशि जिसको बोला जाता है ना, तो वो पैसा आपको दिया जाएगा। इसके जब डीबीटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डीबीटी को इम्प्लीमेंट करने से क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ें जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
पहली बात क्या होता है, जीबीटी का मतलब जो बेस है वो काम करता है जैम पे। जनधन एक अकाउंट होता है, आधार आप 12 एक एक नंबर होता है, और मोबाइल आपका एक है जो आपका मोबाइल नंबर होता है। ये तीनों जब शामिल होते हैं तब इसको आपका बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसमें से बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनको भी इंश्योर किया जाता है कि जो बेनिफिशियरी हैं उनको समय से आपके डोर स्टेप में फुल वैल्यू में चीज़ें पहुंच सकें। पेमेंट बैंक को आपको पेनिट्रेट किया जा रहा है, लगातार चीज़ें फैल रही हैं, और जो आपका मोबाइल मनी है उसको भी क्या किया जा रहा है, इस इकोसिस्टम में लाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अभी रिसेंटली एक लखपति दीदी की जो स्कीम है, ठीक है, इसमें से लखपति दीदी को करीबन हमने 2 करोड़ महिलाएं हैं, इनको स्किल डेवलपमेंट किया गया है। लखपति दीदी के बारे में बात करूँ तो पहली बात समझिए, 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्ट था करीबन 1 लाख रुपए पर एनम क्या करना है, अर्न करना। अप्रोच क्या है, अप्रोच है जो आपका वीमेन लेड जो आपका डेवलपमेंट अप्रोच है उसको लाना है। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कवर की जाती हैं, इसमें प्लम्बिंग होता है, एलईडी बल्ब हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, ये सब चीज़ें उसमें क्या की जाती हैं, शामिल की जाती हैं। अबाउट एसएचजी के बारे में बात करूँ, एसएचजी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप होता है। कुल मिला के क्या होता है, इसमें से करीबन 10 से 20 आपकी जो महिलाएं होती हैं वो आपस में, आप स्थानीय महिलाएं जो लोकल वीमेन होती हैं वो सब मिल जाती हैं और एक वॉलंटियर नेचर में एक दूसरे अपना ग्रुप बनाती हैं। उसमें से क्या होती हैं, कुछ पैसा जमा करती हैं, उस पैसे से बैंकों से भी ये लोग डेप्ट लेती हैं, उसका क्या करती हैं, यूज करती हैं। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि महिलाएं जनरली होती हैं, पर ऐसा नहीं कि हमेशा महिलाएं होंगी। ये बात सच है कि 88% आपकी महिलाएं हैं, बाकी आपके पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं। आपकी और भी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं इस चीज़ को सक्सेस स्टोरी में यदि देखा जाए तो केरला में आपकी कुटुंबश्री है, जीविका आपकी बिहार में है, महिला आर्थिक विकास महामंडल आपकी महाराष्ट्र में, और लूम्स आपकी क्या है, लद्दाख में है। इसमें से एक बात याद रखिए कि किसी एक महिला ने यदि कोई लेडी आपका कोई उधार लेती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो उसको ऐसा नहीं होता कि सारी जिम्मेदारी उसी की तय हो जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मन से क्या हो जाती है, दूसरों को भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। यहाँ पर एक आ जाता है आपका सिग्निफिकेंस की बात करूँ, सिग्निफिकेंस जिसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूँ तो करीबन 100 मिलियन हाउस होल्ड इसमें कवर होते हैं। 84% जो आपकी वीमेन ग्रुप होते हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग लगातार होती है, लिटरेसी होती है। पॉवर्टी एलिवेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो गरीबी हो वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। ये लोग इसमें से होते हैं, इनकम्स भी करते हैं, सेविंग भी करते हैं। और जो लोन होता है, जो डिक्लाइन ऑफ द शेयर इंफॉर्मेंट लोन्स बाई 20%, मतलब बनी बात है जब लोग शेयर रखेंगे तो बनी बात है लोग अपना अपना पैसा जल्दी जल्दी से मतलब उसको क्या करेंगे, चुकाएंगे। इसके लिए आपके बहुत सारी स्कीम भी चल रही हैं जो आपके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई जा रही है जो आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा है। और यहाँ पे जो इसमें रूरल पुअर वीमेन है उनको क्या देना, सपोर्ट करना है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होता है 2016 में से, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, इसको भी लाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये योजना बहुत अच्छी है। इसमें 15 से 35 जो आपके यंग यूथ है उसको क्या करना है, जो यूथ है उसको क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। वुमनिया योजना है जो जैम के थ्रू अपना सामान खरीद बेच सकते हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके रूरल डेवलपमेंट के है। इसमें से क्या होते हैं, इनको ड्रोन्स दिए गए हैं महिलाओं को, ये अपनी ड्रोन्स किसानों को देती हैं, फार्मर्स को देती हैं, ताकि उनका खेतों में जो बीजों का छिड़काव होता है ये सब चीज़ें कर सकें। फिर हो जाता है आपका एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका बीएल प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ तो ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। इसने इस चीज़ को बोला गया है किस प्रकार से हमने जो अभी तक बैंकों से करीबन हमने 6.8 लाख करोड़ रुपीस का क्या दिया गया है, लोन दिया गया है। अबाउट सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट के बारे में नाबार्ड ने 1992 में इसको मेनली लॉन्च किया गया था। किस प्रकार से, जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें से आपके ओपन सेविंग अकाउंट्स, आपके जितने भी क्रेडिट सब्सिडीज़, ये सब चीज़ों को क्या किया जाता, उनको लाया गया था। इसके कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इसमें से यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो आपके बैंक मैनेजर होगा उनको सेंसिटाइज करना होगा कि भाई भले ही छोटा अमाउंट है लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको जोड़ें। यहाँ पे बैंक सखी बनाई गई थी ताकि जो उनका उस ग्रुप को और उसके बैंक के बीच में एक मीडियम का काम कर सकें।
और साथ ही साथ इसमें जो क्रेडिट लिंकेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड ऑन किया गया। जब ये प्रोग्राम लाया गया था 1992 में, उस समय मेनली जो कैटलिस्ट का काम कर रहे थे वो एक नाबार्ड काम कर रहा था और आरबीआई काम कर रहा था। फिर धीमे धीमे इसमें से क्या हुआ, 2006 से हम लोग इनको धीमे धीमे उधार देने लगे। और 2000 जो आपके 12 के बाद जो सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ, जो अभी तक उनको कैपिटल सब्सिडी दे देते थे, अब हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड सब्सिडी देने लगे। मतलब अब उनको एक मुश्त रकम देने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको ज़रूरत है कि उन्होंने जो लोन लिया है उसको वो चुका पा रहे नहीं चुका पा रहे, यदि नहीं चुका पा रहे तो आपको वहाँ पे सामने आना होगा। फिर माइक्रो फाइनेंस की बात करूँ तो एक माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, माइक्रोमेटर मैक्रोव्यू। ये जो रिपोर्ट आई है वो FIN के द्वारा आई है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो आपका लो इनकम इंडिविजुअल्स, जो आपके ग्रुप्स हैं, उनको क्या करना है, वो जो खास तौर से जो मतलब जो आपकी कन्वेंशनल, जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, उससे वो उधारी नहीं ले सकते हैं। तो उनका अब जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटी छोटी इनके लिए अलग अलग सर्विसेज लाई जा सकें। ठीक है, इसमें से यदि आप देखेंगे, यदि जब ऐसे अप्रोचेस आते हैं तो NPA भी आपका क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और इसमें से क्या होता है, बहुत बड़ी सेक्टर्स में इसको कवर अप करते हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस आज भी जो आपका नॉर्दर्न, जो आपका ईस्टर्न सेक्टर है, उसमें अभी भी उसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन एज़ कम्पेरिजन लास्ट ईयर उसमें कम ग्रोथ हुई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है कि UPSC वगैरह कोई इससे पूछ ले। ठीक है, जल्दी। और हाँ, एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जो आपका MFIN है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था, एक प्रकार की अम्ब्रेला बॉडी ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ओके ओके, तो इस प्रकार से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।